जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, 14 जेपीएससी मिशंस के तहत प्रश्नों की जो श्रृंखला प्रारंभ किया गया था मुझे उसे आज पुनः आगे बढ़ाएंगे। आज भी लिमिटेड जो डेप्यूटी कलेक्टर एग्ज़ाम के तहत जो 6th के जो एग्ज़ाम थे उसके तहत जो है जीएस पेपर 1 के हिस्ट्री सेक्शंस को लेकर के चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि सही सुमेलित करिए। यहाँ 4 महाजनपद दिया गया है और उसके साथ उसके राजधानी को आपको सही सुमेलित करना है। चलिए, तो सबसे पहले अश्मक। अश्मक जो है दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था और इसकी राजधानी क्या है ना, इसकी राजधानी है पोतन, जो है इसकी राजधानी है। चलिए, नेक्स्ट क्या है, अवंती। अवंती को दो भागों में बांटा जाता है, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी अवंती का जो राज्य था वो उज्जैनी था और दक्षिणी अवंती जो है वो माहिष्मती था। तो इसका उत्तर क्या हो गया, 2। चेदी, जहाँ पर महाभारत काल में शिशुपाल का शासन पाया जाता था, उसका जो राजधानी था वो क्या था, सुक्तिवती या सोथवती भी कहा जाता है। और कंबोज, जो कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में गांधार के बगल में था, उसे क्या कहते हैं हम लोग, हाटक उसकी राजधानी है। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या होगा, A3 B2 C4 D1। चलिए, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। 16 महाजनपद जिसके जो सोर्सेस हैं, एक्यूरेट जो सोर्सेस है वो हमारे पास जो है बुद्धिस्ट लिटरेचर और जैन लिटरेचर से हमें प्राप्त होते हैं। बुद्धिस्ट लिटरेचर में जो है हमें अंगुत्तर निकाय से हमें ये जानकारी प्राप्त होता है और ठीक उसी तरीके से जैन लिटरेचर में भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। अगर 16 महाजनपदों को शासन तंत्र के हिसाब से विभाजित करें तो इसे जो है 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, मोनार्की में और रिपब्लिक में। मोनार्की में जो है 14 जो है महाजनपद थे, उसमें मोनार्की था, और 2 में क्या था ना, रिपब्लिक थे। महाजनपदों के उत्पत्ति, ओरिजिनेशन को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि 1000 ईस्वी पूर्व में जो है क्या हो गया ना, लोहे का आविष्कार हो गया और लोहे के आविष्कार ने सरप्लस जो है प्रोडक्शन दिया और सरप्लस प्रोडक्शन के साथ साथ अस्त्र निर्माण की जो प्रक्रिया वो शुरू हुई। इस अस्त्र निर्माण की प्रक्रिया ने स्टेट्स को मजबूत करना प्रारंभ किया, किंग का जो कॉन्सेप्ट है उसे और मजबूत बना दिया और धीरे धीरे जनपद जो है महाजनपदों में क्या हो गया, बदल गया। बुद्ध के पूर्व काल तक जो है हमें 16 महाजनपद प्राप्त होते हैं। बुद्ध के समय के दौरान जो है 4 महाजनपद क्या हो गए, धीरे धीरे अपने शक्तिशाली स्थिति पर पहुंच गए। और इसका मुख्य कारण क्या था ना, इसका मुख्य कारण था उनके पास जो है उनका फिजिकल और जियोग्राफिकल जो लोकेशन था और उनके पास जो मिनरल रिसोर्सेज थे, उनके कारण जो ये 16 महाजनों में से 4 महाजन धीरे धीरे उभर करके जो है क्या हो गया ना, इतिहास के पृष्ठभूमि पर सामने आया। चलिए, तो हम देख लेंगे एक एक करके। अगर हम लोग बात करेंगे कि 16 महाजनपद के बारे में, तो काशी जिसकी राजधानी बनारस थी, कौशल जिसकी जो है 2 राजधानी हमें प्राप्त होता है, एक साकेत, दूसरा हो गया जो है दूसरा क्या है ना, दूसरा हो गया श्रावस्ती। इसके अलावा जो है अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी तो आपको पता है ग्रीवरज, जो बाद में जाकर पाटलिपुत्र हो जाता है। इसके साथ साथ बज्जी और मल्ल जो कि गणतंत्र था। बज्जी में जो है 8 स्टेट थे, मल्ल में जो है 2 स्टेट थे। इसके अलावा छेदी जिसकी राजधानी सोतवती है। शिशुपाल हमें जो है क्या प्राप्त होता है ना, वहाँ का शासक प्राप्त होता है महाभारत काल में। और उसके बाद वत्स जिसकी राजधानी क्या है, कौशाम्बी, और यहाँ का जो शासक उज्जैन काफ़ी चर्चित रहता है इतिहास में। कुरु जिसकी राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ। इसके साथ साथ पांचाल के भी 2 भाग हमें प्राप्त होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अक्षित्र, वहीं दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य है। इसके साथ साथ जो है हमें इसके साथ साथ मत्स्य जो कि राजस्थान का क्षेत्र है, और यहाँ का जो राजधानी था वो क्या था, विराटनगर था। सुरसेने जो कि जिसे यूनानियों ने सुरसेने कहा है, इसकी राजधानी को मथुरा कहा जाता है। यहाँ के जो शासक थे वो अवंती पुत्र थे और बुद्ध के समकालीन थे। इसके साथ साथ अश्मक, दक्षिण भारत का एकमात्र जो ये था वो क्या था, अश्मक था। एक तरफ अश्मक था ताप्ती नदी के नीचे, और ताप्ती नदी के उत्तर का जो क्षेत्र था वो क्या था, अवंती था। और इन दोनों में जो है बराबर संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। अवंती में जो है क्या था ना, लोहे की प्राप्ति अधिक होने के कारण ये क्षेत्र, यह जो अवंती है वो काफ़ी मजबूत था। और बुद्ध के समय काल के दौरान प्रदोत यहाँ के क्या थे, शासक थे। गांधार और कंबोज, गांधार की राजधानी तक्षशिला जहाँ से हमें चाणक्य प्राप्त होता है, और कंबोज जहाँ जिसके राजधानी क्या है, हाटक है। और ऐसा माना जाता है कि जो कंबोज के लोग थे वो अस्त्र शस्त्र जीवी थे, अर्थात उनका जो जीविका
जीविकापार्जन था वो अस्त्र शस्त्र के कारोबार के द्वारा ही जीविकापार्जन करते थे। तो ये 16 महाजनपद है, जिनमें से कुछ महाजनपद को क्या करना है, आपको दिमाग में हर समय रखना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन जो है शासक अशिक्षित था? तो ऐसा माना जाता है कि अकबर जो है क्या है ना, अशिक्षित थे। हालांकि उनकी काफ़ी रुचि थी, धर्मोपदेश वो कराते थे। इसके साथ साथ जो है वो कई दार्शनिकों के साथ जो है उनका लगाव देखा गया है इतिहास में हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है फिर से एक बार। गुप्त काल के दौरान, गुप्त काल का 4 शासकों के नाम दिए गए हैं। चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त वन का जो विवाह हुआ था वो लिच्छवी शासक लिच्छवी राजकुमारी जो है कुमार देवी के साथ जो है इसका विवाह हुआ था। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का जो विवाह है वो दत्त देवी के साथ हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह जो है कुबेर नागा से हुआ था। ये नाग वंश की रानी क्या थी, कन्या थी, और कुबेर नागा से इनका विवाह हुआ था। कुमारगुप्त प्रथम का विवाह किसके साथ हुआ था? तो अनंत देवी के साथ हुआ था। तो इस प्रकार हमें आंसर क्या प्राप्त हो रहा है ना, ए का 3 हो रहा है, बी का क्या हो रहा है 2 हो रहा है, ए का 3 बी का 2, सी का क्या हो रहा है ना, सी का 3 हो रहा है, और डी का क्या हो रहा है 4 हो रहा है। तो सी ऑप्शन जो है वो क्या है करेक्ट होगा। ए का 3, बी का 1 दत्त देवी, सी का क्या हो गया 2 अर्थात कुबेर नागा, और कुमारगुप्त प्रथम का क्या हो गया अनंत देवी। चलिए इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और याद कर लेते हैं। चंद्रगुप्त वन के साथ कुमार देवी का विवाह हुआ था, और इनके जो सिक्के हैं, चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के जो सिक्के हैं वो काफ़ी प्रचलित रहे, इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चंद्रगुप्त वन का जो शासनकाल है वो 319 से प्रारंभ हो रहा है 350 तक। साथ में गुप्त संवत के स्थापनाकर्ता भी माने जाते हैं, अर्थात इनका राज्यारोहण ही गुप्त संवत का प्रचलन भी माना जाता है। चलिए अब बात करेंगे समुद्रगुप्त को लेकर के। समुद्रगुप्त का जो शासनकाल है वो 350 से लेकर के जो है 375 तक हमें प्राप्त होता है। समुद्रगुप्त का विवाह दत्त देवी के साथ हुआ, और समुद्रगुप्त के शासन में सबसे महत्वपूर्ण या इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन का सोर्सेस है वो है इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति जिसे कहते हैं। ये समुद्रगुप्त के संधि विग्रह हरिसेन के द्वारा बनाया गया था। चलिए अब बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह जो है कुबेर नागा के साथ हुआ था। चंद्रगुप्त ने अपने पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह जो है वाकाटक नरेशों के साथ भी किया था, अर्थात विवाह के द्वारा जो इन्होंने अपनी मजबूत स्थिति को प्राप्त किया था। इसके अलावा चंद्रगुप्त के काल को जो है लिटरेचर का जो गुप्त काल का क्या कहा जाता है ना, स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, संस्कृति और साहित्य में जो है इस समय स्वर्ण युग का था। इसके साथ साथ कालिदास जो है चंद्रगुप्त के समय काल के हैं, या इसके अलावा फाहियान का जो है आगमन हुआ था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में हुआ था। अब अगर हम बात करेंगे कुमारगुप्त प्रथम का, तो कुमारगुप्त प्रथम का जो समय काल है वो 415 से लेकर 455 है। इनके काल का जो सबसे महत्वपूर्ण है वो नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण जो है इनके द्वारा किया गया था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये सारा डिटेल मैंने एक साथ आपको कर दिया कि कौन किस लिए इतिहास में इंपॉर्टेंट है, उनकी कुछ चीज़ें जो है हमें याद कर लेना चाहिए। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि प्राप्त की? शिवाजी ने 1674 में जो है छत्रपति की उपाधि प्राप्त की। इसके लिए जो है उन्हें वाराणसी से प्रकांड विद्वान गंगा भट्ट को बुलाना पड़ा, और 6 जून 1674 में वो क्या बने न, छत्रपति की उपाधि को धारण करते हुए वो जो है राजा बन गए। उन्होंने रायगढ़ को अपना क्या बनाया ना, कैपिटल बनाया। शिवाजी के जो धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु थे वो क्या थे ना, गुरु रामदास थे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग शिवाजी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर चर्चा करेंगे तो कई बार पूछा जाता है कि शिवाजी के पास क्या नौसेना था? तो बिल्कुल हाँ, शिवाजी के पास एक नौसेना बेड़ा था जिसमें 400 से अधिक कहते हैं जहाज थे। ये नौसेना 2 भागों में बांटा गया था, एक का नेतृत्व दरिया सारंग और दूसरे का जो है माई नायक के द्वारा किया जाता था। शिवाजी के पास एक व्यापारिक नौसेना भी थी। इसी नौसेना के माध्यम से वे जंजीरा के सिद्धियों से मुकाबला करते थे, पुर्तगालियों से मुकाबला करते थे, पुर्तगालियों से ब्रिटिश से मुकाबला करते थे। साथ में जो है खंडीरा के जो द्वीप है उसे उन्होंने रक्षा किया था। तो शिवाजी के समय काल के दौरान नौसेना था, लेकिन ये नौसेना ब्रिटिश नौसेना से क्या थी, कमज़ोर थी। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है
तोप लगाने का जगह जो है उनके पास नहीं था, जिसके कारण इनकी नौसेना रक्षा तो कर सकती थी लेकिन किसी एडवांस नौसेना के सामने वो टिक नहीं सकते थे। चलिए नेक्स्ट है, बंगाल में तत्वबोधिनी सभा या तत्वबोधिनी पत्रिका, दोनों का संबंध एक साथ है। देवेंद्र नाथ टैगोर जो है तत्वबोधिनी सभा या तत्वबोधिनी पत्रिका की क्या है स्थापना करता है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब किया गया था? तो 1839 में जो है तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किया गया था देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। और ठीक जो है 4 साल के बाद 1843 में उन लोगों के द्वारा एक पत्रिका शुरू किया गया जिसे तत्वबोधिनी पत्रिका कहते हैं। अब नेक्स्ट कुछ ऑप्शंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि राजा राममोहन राय, तो राजा राममोहन राय ब्राह्मो समाज है ना, 1828 में ब्राह्मो समाज उन्होंने स्थापना किया। इसी ब्राह्मो समाज से बाद में कौन जुड़ गए? तो केशव चंद्र सेन जुड़ गए। लेकिन ब्राह्मो समाज केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के बीच में क्या हो गया? आपसी मतभेद होने के कारण 1866 में क्या हो गया ना, केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्राह्मो समाज का जो है स्थापना किया। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। औरबिंदो घोष के बारे में अगर हम बात करते हैं तो औरबिंदो घोष के द्वारा जो है 1905 औरबिंदो घोष के द्वारा जो है 1905 में वंदे मातरम पत्रिका में एडिटिंग किया जाता। ये वंदे मातरम पत्रिका जो है बिपिन चंद्र पाल द्वारा निकाला गया था, जिसके एडिटर कौन थे? तो औरबिंदो घोष थे। इसके अलावा पौंडीचेरी में उन्होंने इंटरनेशनल योगा केंद्र बनाया था या औरबिंदो आश्रम का निर्माण किया था 1926 में। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन है। निम्न में कौन 19वीं शताब्दी में विधवा पूर्ण विवाह का सबसे बड़ा पोषक थे? तो विधवा पूर्ण विवाह का सबसे बड़ा पोषक तो हमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर ही प्राप्त होते हैं। 1856 में जो है हिंदू पूर्ण विवाह अधिनियम जो है पारित किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के काल में ये पारित हुआ था और लॉर्ड डलहौजी ने ही इसका ड्राफ्टिंग तैयार किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों से ही बाद में 1891 में एज ऑफ कंस्टेंट एक्ट पारित किया गया, जिसमें जो है विवाह का उम्र जो है 10 से 12 साल कर दिया गया था। इसके साथ साथ अगर हम इनके न्यूज़पेपर के साथ इनके कनेक्शन को लेकर के देखें तो सोम प्रकाश पत्रिका में ये जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जुड़े हुए थे। 1858 की पत्रिका है, तो ये याद रखना है कि सोम प्रकाश में कौन लेखन का कार्य करते थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर करते थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का संबंध झारखंड से भी रहा है। 1873 में वो जामतारा के कर्मटांड पहुँचे और यहाँ लगभग जो है 18 वर्ष तक जो है उन्होंने व्यतीत किया। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, नेपोलियन एवं इंग्लैंड के मध्य ओमीज की संधि जो है इसका क्या फल हुआ? तो परस्पर अधिकृत क्षेत्रों में आक्रमण नहीं करने का आश्वासन दिया गया ओमीज की संधि के कारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न सिख गुरुओं में से कौन सा शाहजहां के विरुद्ध खड़ा हुआ और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ के अमृतसर के निकट संगना में शाही फौज को पराजित किया? तो ये गुरु हरगोविंद के समय काल के दौरान जो 1634 में बैटल ऑफ अमृतसर हमें प्राप्त होता है। अमृतसर के आसपास जो है युद्ध हुआ था निकट सरगना में, जिसमें उन्होंने पराजित किया था शाहजहां के सैनिकों को। तो यहाँ से हमें जो है उत्तर क्या प्राप्त हो रहा है? गुरु हरगोविंद। अब हम लोग जो है चारों ऑप्शंस को एक एक बार करके देख लेंगे। तो सबसे पहले गुरु अर्जुन दास का जो समय काल है वो जहांगीर के समय काल के दौरान है। अर्जुन देव के समय काल में ही जो है काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। आदि ग्रंथ के रचनाकार भी थे, लेकिन गुरु अर्जुन देव का जो है जहांगीर के पुत्र अमर खुसरो को सहायता देने के कारण जो है गुरु अर्जुन देव पर 2.5 लाख का क्या लगाया गया था? जुर्माना लगाया गया था और बाद में उनको जेल या कैद हो जाता है और कैद में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इसी गुरु अर्जुन देव के बाद जो है गुरु हरगोविंद आते हैं और हरगोविंद ने सिखों को जो है सैनिक शिक्षा देना प्रारंभ कर देते हैं अपने स्वयं की रक्षा के लिए, ताकि इस प्रकार का जो गुरु अर्जुन देव के साथ जो हुआ वैसा जो है वो बार बार रिपीट ना हो। तो सैनिक शिक्षा सैनिकों में बदलने की जो प्रक्रिया है वो किसके द्वारा किया गया? तो गुरु हरगोविंद जी के द्वारा किया गया। इसके बाद हमें क्या प्राप्त होता है ना, इसके बाद हमें गुरु हर राय प्राप्त होते हैं। गुरु हर राय का संबंध औरंगजेब के पुत्र दारा सिकोह के साथ उनका संबंध था।
इसके बाद जो हमें प्राप्त होता है गुरु हरकिशन प्राप्त होते हैं। गुरु हरकिशन को जो है औरंगजेब के द्वारा कहा क्या बुलाया गया था, दिल्ली बुलाया गया था, लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद इनकी चेचक होने से मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार हमें देखने को मिलता है जो गुरु अर्जुन देव के समय से जो डेवलपमेंट का काम हुआ, उसके बाद फिर गुरु हरगोविंद आए जिन्होंने सैनिक शिक्षा प्रारंभ किया, फिर गुरु हर राय आए, फिर गुरु हरकिशन, और फिर हरकिशन के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, तो तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कुछ है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में किसने अपनी कृतियों के द्वारा सन्यासी विद्रोह की ख्याति प्रदान की। सन्यासी विद्रोह के बारे में किसने हमें जानकारी दिया, तो सन्यासी विद्रोह की जानकारी जो हमें बंकिम चंद्र के द्वारा दिया गया था। बंकिम चंद्र के रचना आनंद मठ से हमें जो है सन्यासी विद्रोह के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। सन्यासी विद्रोह का समय काल जो है 1770 से लेकर 1800 तक का है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष का संबंध जो है प्रमुख भारतीय इतिहास में छाप छोड़ने वाले अमृत बाजार पत्रिका है ना, अमृत बाजार पत्रिका से कौन जुड़े हुए थे, तो शिशिर कुमार घोष 1868 की पत्रिका है। ठीक है, चलिए दीनबंधु मित्र, इन्होंने क्या लिखा था, नील दर्पण लिखा था, जहां इन्होंने जो है इंडिगो मूवमेंट जो हमें नदिया डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है उसे इन्होंने उकेरा था। 1860 में उन्होंने जो है नील दर्पण लिखा था। हरीश चंद्र मुखर्जी की अगर बात करें तो हिंदू पैट्रियोट में ये क्या करते थे, तो संपादन का काम करते थे। 1853 में हिंदी पैट्रियोट में इनका संपादन कार्य चलता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है कि धन के निकासी सिद्धांत का कौन महान पोषक था, तो इसके बारे में मैंने आपसे कई बार बात किया है। दादा भाई नौरोजी जो है धन के निष्कासन सिद्धांत के क्या थे, महान पोषक थे। जब उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया था और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का दूसरा सम्मेलन हो रहा था, उसी सम्मेलन के दौरान जो है उन्होंने धन के निष्कासन सिद्धांत को इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया लेख के माध्यम से सबके सामने रखा था। और इसके बाद ही जो है पूरे विश्व में धन के निष्कासन सिद्धांत क्या हुआ ना, सबके सामने आया। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है धन का निष्कासन सिद्धांत क्या है, सबके सामने रखा गया था। अगर हम दादा भाई नौरोजी के बारे में और थोड़ी जानकारी को कलेक्शन करें जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो 1892 में जो है वे प्रथम भारतीय थे जो यूएस में क्या बने थे ना, वहाँ के लिबरल पार्टी की ओर से फिन्सबरी सेंट्रल से वो क्या थे ना, वो एमपी बने थे। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ हम अगर हम बात करेंगे कि उनके द्वारा कौन कौन से पत्रिका निकाले गए, तो रस्तगोप्तर जो 1854 में उनके द्वारा निकाला गया। रहनुमाई माजदाइन सभा बनाया गया था 1891 में। द वॉइस ऑफ इंडिया उनके द्वारा लिखा गया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी जो है 1866 में उनके द्वारा बनाया गया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो पुस्तक है 1901 में उनके द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था। धन के निष्कासन सिद्धांत के कारण उनके द्वारा जब धन के निष्कासन सिद्धांत को 1867 में इंग्लैंड में उठाया गया तो उस दौरान जो है उसके कारण ही बाद में रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन एक्सपेंडिचर जो है 1896 में बना। और एक चीज़ याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी जी का लिबरल पार्टी फिन्सबरी सेंट्रल से वो क्या जीते थे, इलेक्शन जीते थे इंग्लैंड में। ठीक है, चलिए तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों से हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें शेयर कमेंट लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।